हेलो एवरीवन, मैं तनिष्का मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जैसा कि आपकी मैंने जो भी लास्ट के जो वीडियोस हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अपना और भी अच्छे से कंटेंट तैयार करूँगी और भी अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो हमने उन वीडियोस में देखा था कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होते क्या हैं तथा इन्हें बनाते कैसे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स देख लिए थे। अब हमारा आज का टॉपिक है कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जिनमें उसके रंग रूप के बारे में पता चले, मतलब अपन उनके उनके बारे में देखिए कि इनके क्या क्या हो सकते हैं, इनमें क्या है, मतलब इनका कलर कैसा है, ये कलरलेस है, कलरफुल है, कैसा है, ये जल सकते हैं या नहीं जल सकते। सेकंड ये चीज़ देखते हैं। थर्ड ये देखते हैं इनका क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कब टूट जाते हैं, कब मेल्ट हो जाते हैं, वो क्वथनांक हो गया। इनका गलनांक देखते हैं। इनकी विलयता देखते हैं। विलयता मतलब ये कब जल में घुलनशील है या नहीं है, जल में कितने घुलेंगे, ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन के लिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो होता है ना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। हेलो एरीन्स क्रिस्टल के रूप में होते हैं और हेलो एल्केन कलरलेस होते हैं, क्रिस्टल में भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी कि ये कलरलेस होते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि ये विलय होते हैं या नहीं होते हैं। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ये ध्रुवीय विलायक है, मतलब ये प्लस और माइनस में टूटता है। जैसे कि अपना ये है हेलो एल्केन है, तो ये ध्रुवीय विलायक है, ये यहाँ से अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस आएगा इस पे और इस पे प्लस आएगा। ये ध्रुवीय विलायक होते हैं। इस टाइप के जो प्लस माइनस में बॉन्ड में टूटते हैं उन्हें ध्रुवीय विलायक कहते हैं। तो ये ध्रुवीय विलायक है हेलो एल्केन, लेकिन ये फिर भी जल में नहीं घुलनशील होता है, मतलब H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O में ये घुलते नहीं है, घुलनशील नहीं होते हैं। अब H2O में घुलनशील क्यों नहीं होते हैं? जब इसको CH3Cl को अपन जल के अंदर डालेंगे ना, तो जल के अंदर क्या होता है? HHO। ठीक है, तो जब इसके अंदर जल के अंदर डालेंगे तो वो जो जल योजन ऊर्जा निष्कासित होगी, मतलब इसको डालते ही एक ऊर्जा निकलती है। जब भी किसी विलायक को जल के अंदर घोला जाता है, ठीक है, जल के अंदर डाला जाता है, तो एक ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा को बोलते हैं हम जल योजन ऊर्जा। तो वो जल योजन ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि इसके बीच का बंध तोड़ सके। ठीक है, निकलती तो है लेकिन वो बहुत कम निकलती है, जिसके कारण ना तो HO का बॉन्ड टूटता है H2O में, ना ही CH3Cl का बॉन्ड टूटता है। इसलिए इनमें ये लोग घुल नहीं पाते, ध्रुवीय विलायक होने के बावजूद भी इसमें घुलनशील ही नहीं है। इसी टाइप से जो अपने पास क्लोरोबेंजीन होगा वो भी घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, मतलब ये विलयता के रूप में क्या हो गए? अविलय होंगे, ना ही इनका कोई कलर होगा, कलरलेस होंगे और अविलय होंगे। ठीक है, थर्ड क्या देखते हैं कि जब इन्हें जलाते हैं ना, जब इन्हें वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हेलो एल्केन्स अलग अलग रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे अगर अपन फ्लोरीन को जलाएंगे तो वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, क्लोरीन येलो के साथ जलेगा, तो ऐसे अलग अलग ज्वाला के साथ जलते हैं। तो हम अगर पता करना है कि ये फ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोकार्बन है, या आयोडोकार्बन है, आयोडो एल्केन है, तो उसके लिए अगर हम इनको जलाएंगे तो उससे पता चल जाता है कि ये कौन सा एल्केन है। ठीक है, थर्ड होता है क्वथनांक। इन तीनों में से यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस इनको नॉर्मली ध्यान रखना रहता है कि क्या होते हैं ये। थर्ड क्या होता है अपना? क्वथनांक। क्वथनांक से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है
जिस पर अपना जो भी धातु मतलब जो भी अपना प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट क्या है, मान लीजिए ये है CH3 CH2 और Cl, ये अपना प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जिस पॉइंट पर मेल्ट हो जाएगा, जिस पॉइंट पर मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसे ही बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक को इस टाइप से याद रखो कि क्वथनांक का अंग्रेजी में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को याद रख लो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि जिस पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर ये कोई भी जो प्रोडक्ट होगा, हेलो एल्केन के लिए मैं जनरल बता रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई भी जो प्रोडक्ट होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए या मेल्ट हो जाए, उस पॉइंट को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हेलो एल्केन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें एक सीधा सीधा लॉजिक ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, अणुभार। अब अणुभार क्या होता है, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे, जिसकी जितनी लंबी संरचना होगी, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, या जिसकी जितनी लंबी संरचना होगी, उसे जितने कार्बन होते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं, उसे अणुभार किया जाता है कि कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने। तो जिसकी जितनी लंबी श्रृंखला होगी, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे या जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, वो उसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा, और उसका अणुभार ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अणुभार समानुपाती क्या होता है, क्वथनांक। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के समानुपाती होता है क्वथनांक, अणुभार के समानुपाती होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे CH3Cl का जो क्वथनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो अपने CH3CH2Cl से कम होगा। मतलब CH3CH2Cl का मेल्टिंग पॉइंट CH3Cl से ज्यादा होगा। ये क्या है, मेथिल क्लोरो, ये एथिल क्लोरो। मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा बढ़ गई ना, कार्बन की संख्या जैसे ही ज्यादा बढ़ी, यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे अपने पास 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। लेकिन नॉर्मली ध्यान रख लो, जहाँ कार्बन की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, अणुभार समानुपाती मेल्टिंग पॉइंट। अणुभार क्वथनांक के समानुपाती होगा, तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे इससे ज्यादा किसका होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे अणुभार बढ़ेगा। तो इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं, समानुपाती कार्बन की संख्या, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपना क्वथनांक बढ़ता जाएगा। सेकंड अपन देखते हैं क्वथनांक में ही, एक तो ये चीज। अब ये देख ले कि हमारे पास क्लोरीन, ये ओनली क्लोरीन के लिए नहीं है, सभी हैलाइडों के लिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर हम देख लें कि जैसे CH2 है और Cl2 है, और ये CH3 है और Cl है, ये यूं भी हो सकता है CHCl3। तो इन तीनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो हैलोजन की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो क्वथनांक को एक चीज के और समानुपाती कर सकते हैं अपन, हैलोजन की संख्या, हैलोजन की संख्या, ठीक है। तो हैलोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, क्योंकि इसमें हैलोजन कितने हैं, मतलब क्लोरीन कितने दे रखे हैं, इसमें क्लोरीन है 3, इसमें है 1 और इसमें है 2। तो क्लोरीन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें। अब देखो, हम अगर अणुभार के हिसाब से देखें तो इसमें भी एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, तो तीनों में एक ही कार्बन है, मतलब इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम आगे जाके देखते हैं कि क्लोरीन की संख्या सब तीनों में अलग अलग है, मतलब तीनों का अणुभार अलग अलग होगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें क्लोरीन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। क्लोरीन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें,
CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लोरीन की संख्या किसमें है, तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पर अपने। फिर इसके बाद में सेकंड वाला आएगा E, और फिर लास्ट आएगा E, CH3Cl, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अगर कार्बन की संख्या जिसमें जितनी ज्यादा होगी, कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। हेलोजन की संख्या भी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण म्यू। तो म्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण या म्यू होता क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है, दोनों को अलग अलग रखना, कभी एक मत करना, ठीक है। फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण कोई एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ये दोनों अल्पतम दूरी पर हो, तो एक इस पॉइंट की जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू तो समान हो, इक्वल हो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो बहुत कम हो, नेग्लेक्टेबल हो, तो इस एक पॉइंट का मान और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता, ठीक है, ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता, केमिस्ट्री में अलग होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है, जैसे ये था अपने पास CHCl3, ठीक है, CHCl3, ये यही है अपना CHCl3, इसको मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है, इसको खोल के लिख दिया। अब इसमें ये देखेंगे अपन क्लोरीन की क्या प्रवृत्ति होती है। क्लोरीन का नेचर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। ये देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस सब में इसकी ज्यादा होगी क्लोरीन की, कार्बन से भी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से भी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसी टाइप से ये वाला क्लोरीन भी अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अब ये मानो कि समान वेट के, समान एज के कोई भी दो जने इस डस्टर को इधर से खींचे, मैं इधर से खींच रही हूँ और मेरी जितने ही वेट की कोई उधर से इसको खींचे, मैंने जितना प्रेशर लगाया इस पे वो भी उतना ही प्रेशर लगाया है। अब जैसे ये भी मान लो कि मैं एक हाथ से इधर खींच रही हूँ, एक हाथ से इधर खींच रही हूँ, दोनों साइड से मैं इसको खींच रही हूँ डस्टर को, तो ये मूव थोड़ी करेगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड से प्रेशर इक्वल लगाया, क्योंकि मेरे ही हाथ है दोनों, क्योंकि मैं दोनों से प्रेशर इक्वल ही लगाऊंगी, तो जब मैं दोनों को एक साथ खींचूंगी तो ये मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा ना तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण, मतलब ये भी क्लोरीन होने के कारण और ये भी क्लोरीन होने के कारण इनमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, मतलब ये बॉन्ड यूं की यूं ही चलता रहेगा। लेकिन इधर क्या होगा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता से ज्यादा होगी, क्लोरीन की विद्युत ऋणता किससे ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता से। तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों होगा नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, अब मान लो अभी से कोई और खींच रहा है, एक साइड से मैं खींच रही हूँ, तो मैं अगर ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो ये मेरी तरफ खींचेगा ना, मतलब मैं इधर से कम प्रेशर लगा रही हूँ, तो फिर मैं इधर इसको आसानी से खींच लूंगी। इसी टाइप से देखो हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसके कारण यह जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है उसको कम प्रेशर से खींचेगा, बट जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा टाइटली इनको इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो इनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैंसिल आउट नहीं होगी। इधर तो अपने कैंसिल आउट हो गई क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, इधर भी क्लोरीन था इधर भी क्लोरीन था, लेकिन इधर नहीं कटेंगे, तो इसलिए इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जब ऐसा होता है कि कैंसिल आउट नहीं होता, मतलब दोनों साइड प्रोडक्ट सेम नहीं होते, तो उसमें म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, तो म्यू को ही क्या कहते हैं हम, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। समझ में आया द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे CH2Cl2, इसी में कर देते हैं हम, ये जो था
क्लोरीन क्लोरीन का तो वही देख लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो गया, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नीचे वाला क्लोरीन कार्बन से खींचेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो इधर द्विध्रुव आघूर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। हाइड्रोजन भी, अगर अब दोनों साइड हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही होंगे अगर दोनों साइड, तो हाइड्रोजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दूसरे हाइड्रोजन की भी उतनी ही होगी, क्योंकि दोनों सेम तत्व है, सेम एलिमेंट है। तो जितनी प्रेशर से हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतने प्रेशर से इधर खींचेगा, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो इसमें जो म्यू की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसमें म्यू की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तो हमने क्या कहा, एक मिनट, इसमें 0 हो गई। क्वथनांक जो होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, द्विध्रुव आघूर्ण, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जितना कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। द्विध्रुव आघूर्ण जितना कम होगा, मतलब ये था कि अपन ने ये वाला देखा था, इसका नॉट इक्वल्स टू 0 था, इसका नॉट इक्वल्स टू 0 था, लेकिन हमने जो सेकंड वाला देखा CH2Cl2 उसका 0 के इक्वल आ गया था। तो ऐसे ही CCl4 लेंगे, इसका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब 0 है, 0 कम होगा, द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, मतलब है ही नहीं, इनमें लग ही नहीं रहा, लेकिन CCl4 जो है उसका क्वथनांक काफी ज्यादा होगा, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, अगर क्वथनांक बढ़ेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण घटेगा। ठीक है, ये याद रखना है, समझ में आया। एक बार एक और एग्जांपल में बता देती हूँ आपको, CHCl3 तो हो गया, CHCl3 हम देख लेते हैं, CH3Cl। ठीक है, CH3Cl, CH3CH2Cl, ये देख लेते हैं इस बार। ठीक है, तो अब हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे इस वाले कार्बन का। ठीक है, तो एक कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये क्लोरीन और ये इधर CH3। ठीक है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जब सेम होंगे तब द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा, ऊपर नीचे जब सेम आ जाएंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण 0। अब ये साइडों में देखो, इधर CH3 है, उधर Cl है, इधर CH3 है और इधर Cl है। ठीक है, CH3 की जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है, एल्केन है, एल्केन की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। प्लस आई प्रभाव क्या होता है, प्लस आई प्रभाव मतलब प्लस आई इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। मतलब अगर कोई भी अगर होगा ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। जैसे कोई इंसान ऐसा होता है ना, अगर उसे कोई भी दिखता है गरीब आदमी तो वो उसके पैसे निकाल के दे देगा। ठीक है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो निकाल कर दे देता है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन धनी होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देता रहता है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इधर से ये दे रहा है, इधर से ये खींच रहा है, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हमने क्या कहा कि इसमें म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। अब ये देखो कि यहाँ पर अब हमें एक चीज और ध्यान, इस फॉर्मेट से हम एक और चीज निकाल सकते हैं कि CH3CH2Cl और CHCl3 इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। मतलब नॉर्मली ऐसे देख के ही अपन बता सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर अपन गर्म करेंगे तो अपने को एक्यूरेट मिल जाएगा। अपने को एक्यूरेट नहीं चाहिए, अपने को अपने क्वेश्चन पेपर में इतना लिखना है कि कैसे निकालते हैं और कितना लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे।
इसका क्या निकला था, इसका भी नॉट इक्वल टू 0 निकला था, Cl से Cl कैंसिल आउट हो गया था। लेकिन जो H था ना इसमें, इधर Cl था, नीचे भी Cl था, इधर H था और एक Cl था। तो H जो था ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा था और इधर Cl भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो इसमें जो म्यू की वैल्यू होगी और इसमें जो म्यू की वैल्यू होगी, उनमें से ज्यादा म्यू की वैल्यू किसकी होगी? एक तो ये मानो कि नॉर्मली कि किसी के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर से ये खींच रहा था, लेकिन इसने इसको दे दिया और इसको सेटिस्फाई कर दिया कि तू रो मत, तू चुप हो जा। इधर से इसने खींचे, ये रोने लग गया, इसने इसको दे दिया, ये चुप हो गया। तो इसमें म्यू की वैल्यू कम होगी, इसमें म्यू की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इधर से तो ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो गए, इधर से ये भी खींचेगा और वो भी खींचेगा, ठीक है, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। तो इसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इसमें म्यू की वैल्यू कम होगी और इसमें म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसको आसानी से दे देगा, आसानी से दे देगा, तो ये आसानी से निकल जाएगा, तो कमी होगी उसमें, और इसमें आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसमें ज्यादा होगी। तो इस टाइप से अपन ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो क्वथनांक होगा, सॉरी इसका जो क्वथनांक होगा वो इससे ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभार पूछ लेता है। अब हमारा नेक्स्ट है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉन SN1 और SN2, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो वो मैं आज के वीडियो में नहीं करवा रही, वो मैं एक अलग से इसका सेपरेट वीडियो करवाऊंगी, क्योंकि ये सबसे मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसमें से 95% पुटअप होता है क्वेश्चन, या तो SN1 और SN2 में से डिफरेंस पूछता है, या SN1 रिएक्शन पूछ लेता है, SN2 रिएक्शन पूछ लेता है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के डालती हूँ। तो अपन फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड केमिकल रिएक्शंस में क्या होती है, सेकंड रिएक्शन होती है अपनी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया, पहले इसके वर्ड के मीनिंग को ही समझ लो। विलोपन क्या होता है? विलुप्त हो जाना। विलोपन मतलब विलुप्त हो जाना, मतलब कम हो जाना, निकल जाना, दिखना ही नहीं, छिप जाना, ठीक है। एलिमिनेट, एलिमिनेशन होता है इसका इंग्लिश में भी, तो एलिमिनेट हो जाना मतलब गायब हो जाना, दिखना ही नहीं। तो कोई भी जब रिएक्शन होगी, कोई भी जब RX के मध्य रिएक्शन होगी, RX क्या होगा, ये तो होगा एल्केन, एल्केन हो गया, और ये होगा हेलोजन, ठीक है। तो जब भी कोई किसी RX के मध्य रिएक्शन करवाई जाएगी, RX मतलब हेलो एल्केन के मध्य जब कोई रिएक्शन करवाई जाती है, RX के मध्य जब कोई रिएक्शन करवाई जाती है, तो अगर वह एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति, KOH के साथ जब करवाते हैं, RX की रिएक्शन जब एल्कोहलिक KH के साथ करवाते हैं, तो इस रिएक्शन में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, डबल बॉन्ड बनेगा भाई इसमें, ठीक है। सीधा सीधा लॉजिक ध्यान रखना, कहीं भी विलोपन अभिक्रिया दिख जाए, सीधा ये याद रखना कि इसमें विलोपन अभिक्रिया है, तो इसमें डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ठीक है, तो अपन सीधे सीधा लेंगे कुछ भी, जैसे CH3 है, CH2 है, CH3 CH2 Cl,
Cl की अल्कोहलिक एच के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड का निर्माण बनेगा, और ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन है किसकी है, हेलो एल्केन की। तो कभी भी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है तो अपना जो अणुसूत्र होता है ना, अपना जो हेलो एल्केन का जो अणुसूत्र होगा उसके साथ रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले, तो ये बात ध्यान रखनी है। और जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन तो इसमें ये जो क्लोरो है ना ये हट जाएगा, मतलब हेलो एल्केन की जब रिएक्शन करवाएंगे केमिकल रिएक्शंस तो वहां से हेलो एल्केन हट जाएगा, हेलो एल्केन अलग अलग हो जाएंगे और वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे, वो मिलकर नया प्रोडक्ट बनाएंगे या अलग होकर नया प्रोडक्ट बनाएंगे, वो कैसे भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण। तो ये है CH3, तो सबसे पहले यहाँ से ये Cl को निकालेंगे, Cl तो निकलेगा तो यहाँ पे CH2 हो गया, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड का निर्माण करना है तो ये जहां से Cl निकलेगा, जिस कार्बन से Cl निकलेगा उसी के साथ डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो जब ये इधर से Cl निकल गया तो उसके पास तो कार्बन चेन इस साइड ही बचेगा, तो वो इसी कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, अब इसमें कार्बन की संयोजकता देखो इधर ये जुड़ रहा है और एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, तो इसके कार्बन के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसने तो 5 बॉन्ड बना लिए, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कोई भी एलिमेंट, 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे ही बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन सुनो, वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा कार्बन से, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से, ये कार्बन कौन सा होगा, बीटा, तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाए उसे कहते हैं हम विलोपन अभिक्रिया। अर्थात वापस सुनो एक बार, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा कार्बन से हेलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाए या विलुप्त हो जाए, ऐसी उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन से तो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन वो कार्बन होते हैं जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन होगा, इसके जस्ट पास वाला बीटा होगा, मतलब ये अल्फा है, इसके जो सबसे पास में जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा उसे बीटा कार्बन कह देंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप हो जाता है कि इसमें तो अपन ने आसानी से बना दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे ये हो CH3 CH2 Cl CH2 CH3, ठीक है। जब ये होगा एल्कोहलिक KOH, तो इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से अल्फा कार्बन कौन से कार्बन होते हैं जिसके हेलोजन जुड़ा हुआ हो। तो हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इससे, तो ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, अल्फा कार्बन, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हुआ, तो अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ रहता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये वाला कार्बन इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये वाला क्या हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। मतलब इसमें एक अल्फा कार्बन हुआ और 2 बीटा कार्बन हो गए, बीटा कार्बन अब 2 हो गए। अब ये क्वेश्चन हो जाता है कि हम कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करवाएं या कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएं। तो इसका
निर्धारण करते हैं हम सेटजेफ नियम से। सेटजेफ नियम क्या कहता है? सेटजेफ ने एक नियम दिया था विलोपन अभिक्रिया के लिए कि डबल बॉन्ड का निर्माण कहाँ होगा, इसको देख के। तो सेटजेफ नियम के अनुसार जब किसी विलोपन अभिक्रिया में दो बीटा कार्बन उपस्थित हो, दो बीटा कार्बन है इसमें, इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है। जब दो बीटा कार्बन उपस्थित हो तो उनमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा, मतलब उस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिससे डबल बॉन्ड लगने के पश्चात ज्यादा एल्किल समूह बच जाए। मतलब ये है कि इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने। क्या क्या बनेगा? दोनों बना के देखते हैं अपन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। इधर क्या बनेगा? CH3 CH2, ठीक है, ये बनेगा। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास। तो इसने सेटजेफ नियम ने ये कहा कि इनमें से जो मेन प्रोडक्ट होगा, दो प्रोडक्ट बने, इनमें से एक मेन प्रोडक्ट है, तो वो मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा ये कैसे जाने अपन? कि कोई भी जब डबल बॉन्ड बनेगा, जिस उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा, जब अपन उसमें डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ तो इसमें एल्किल समूह, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के मध्य बन रहा है, ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के मध्य बन रहा है। ओके, तो इसमें जब इन दोनों के मध्य कार्बन के बन रहा है डबल बॉन्ड, तो एक ही एल्किल समूह मिल रहा है अपने को, ये वाला। मतलब अगर इसकी काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट बी इधर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, तो अपने पास ये जो कार्बन है ये एक ही एथेन ही काउंट होगी, ये मेथड दो बार नहीं काउंट होगी, एक ही बार काउंट होगी, ये एथेन ही काउंट होगा। लेकिन जब इसमें देखेंगे तो हमारे दोनों डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन हैं, उनसे एल्किल समूह दोनों से जुड़ा हुआ है, मतलब इधर भी है और उधर भी है। तो जब दोनों से जुड़ा हुआ होगा, ज्यादा एल्किल समूह जब जुड़े हुए होंगे, इसमें एक ही एल्किल समूह है, एल्किल समूह एक ही है इसमें, लेकिन उधर एल्किल समूह ज्यादा है, इसमें दो एल्किल समूह हो गए, तो दो एल्किल समूह ज्यादा हो गए। तो इस कारण जो एल्किल समूह ज्यादा होंगे, जिस कार्बन से, जिस डबल बॉन्ड से एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होगी, एल्किल समूह ज्यादा जुड़े हुए होंगे, वो ही मेन प्रोडक्ट होगा। तो अपना ये वाला, इसमें दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये वाला हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक बार सेटजेफ नियम सुन लो। सेटजेफ नियम क्या होता है? वो नियम जिसमें विलोपन अभिक्रिया में डबल बॉन्ड के निर्धारण के लिए दिया गया हो। सेटजेफ ने नियम क्यों दिया? कि विलोपन अभिक्रिया में डबल बॉन्ड का निर्माण कहाँ होगा, उसके लिए सेटजेफ ने अपना नियम दिया। सेटजेफ ने अपने नियम में बताया कि जब कोई रिएक्शन होगी जिसमें दो बीटा कार्बन होंगे, तो डबल बॉन्ड उन दोनों कार्बन के मध्य बनेगा, डबल बॉन्ड उन दोनों कार्बन के मध्य बनेगा जिसमें एल्किल समूह की संख्या सर्वाधिक होगी। वो मेन प्रोडक्ट होगा जिसमें एल्किल समूह की संख्या सबसे ज्यादा होगी। मतलब एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। जब विलोपन अभिक्रिया होगी तो मेन प्रोडक्ट बीटा कार्बन दो होने, जब बीटा कार्बन दो होंगे तो उनमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, उसमें मेन प्रोडक्ट वह होगा जिसमें एल्किल समूह की संख्या सर्वाधिक होगी। मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या जिसमें ज्यादा होगी, उसे ही मेन प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले आक्रमण करे, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे हिसाब से आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, तो हम आज का वीडियो यहीं तक करते हैं।
हम इलेक्ट्रॉन स्नेह और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभी किया है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोनों रिएक्शंस उसी में कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व आउट कर दूंगी या मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अपना आज का साथ यहीं तक था। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।